प्यारे बच्चों, क्लास 11th के बच्चों के रिक्वेस्ट पर टर्म 2 परीक्षा के लिए सब्जेक्टिव राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और राजनीतिक शास्त्र के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। यह सेट 4 है। विभिन्न गेस्ट पेपरों की सहायता से मैंने ये स्वयं तैयार किया है। इसका पहला क्वेश्चन है, सरकार किसे कहते हैं? तो सरकार कानून बनाने और लागू करने वाली एक विशेष संस्था है। दूसरा है, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व क्या है? तो जियो और जीने दो का वाक्य शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व है जिसमें युद्ध का कोई स्थान नहीं है। विकास से आप क्या समझते हैं? तो वर्तमान भौतिकवादी युग में विकास का अभिप्राय आर्थिक विकास से लगाया जाता है, परंतु भारत के परिप्रेक्ष्य में विकास का अर्थ ढूंढे तो यहाँ विकास का तात्पर्य भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रहा है। चौथा, क्या हथियार वैश्विक शांति को बढ़ावा देता है? तो नाभिकीय शक्ति से लैस देश परमाणु बम की विनाश लीला को स्वीकार करते हैं, लेकिन यह तर्क भी देते हैं कि इससे शांति स्थापना का उद्देश्य पूरा हो सकता है, यानी महाविनाशकारी संभावना उसे शांति स्थापना के लिए प्रेरित करता है। वर्तमान परमाणु संपन्न राज्य जैसे अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस नाभिकीय युद्ध से बचना चाहते हैं। यह माना जाने लगा है कि परमाणु नामक राक्षस ने ही विश्व में शांति स्थापित की है, लेकिन यह अस्थायी एवं संदिग्ध है, क्योंकि तानाशाही प्रवृत्ति के लोगों के पास परमाणु शक्ति आ जाए तो शांति नहीं बल्कि विनाश होगा। फिर है, विकास के उदारवादी लोकतांत्रिक मॉडल का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है, विकास के उदारवादी लोकतांत्रिक मॉडल का अर्थ है पश्चिम के विकसित राष्ट्रों में उदारवादी लोकतंत्र एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति है। उदारवादी विचारधारा व्यक्ति को समाज की तुलना में उच्च नैतिक मूल्य प्रदान करती है। उदारवादी लोकतंत्र में श्रमिकों को पर्याप्त श्रमिक सम्मानपूर्ण जीवन, निजी संपत्ति के अधिकार, अर्थव्यवस्था पर बाजारवाद का प्रभाव, उत्पादन एवं वितरण के साधनों को निजी शक्तियों द्वारा नियंत्रण, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, असमानता की स्थिति में राज्य द्वारा सहायता का प्रावधान किया गया है। यह लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप है। फिर है, अर्ध अध्यक्षीय प्रणाली क्या है? तो अर्ध अध्यक्षीय प्रणाली अध्यक्षात्मक एवं संसदीय शासन व्यवस्था का मिश्रित है। इस पद्धति में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री दोनों पदों का प्रावधान होता है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से राष्ट्रपति अधिक शक्तिशाली होता है। प्रधानमंत्री संसद के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि राष्ट्रपति जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है। पंचम गणतंत्र के बाद फ्रांस, रूस, श्रीलंका अर्ध अध्यक्षीय प्रणाली का उदाहरण है। संविधान शासन की शक्तियों को किस प्रकार सीमित करता है? तो संविधान राष्ट्र का सर्वोच्च कानून होता है। यह न सिर्फ राज्य के कानून से सर्वोपरि है, बल्कि राज्य के सभी महत्वपूर्ण अंगों एवं संस्थाओं का निर्माण संविधान के ही अधीन होता है। विधायिका, कार्यपालिका संविधान के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते। इस स्थिति में न्यायपालिका उन कार्यों को अवैध घोषित कर सकती है। संवैधानिक सीमा में कार्य करने के लिए वे बाध्य होते हैं। इस आधार पर शासन को शक्ति संविधान द्वारा सीमित माना जाता है। फिर है, भारतीय नागरिकों के कोई 5 मौलिक कर्तव्य लिखे। तो भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करे। तीसरा, भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। 9वां नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों की तुलनात्मक अध्ययन करें। अथवा इस क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकार में क्या अंतर है? इसका आंसर है, संविधान के भाग 4 तथा अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया, जबकि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 तथा 32 और 35 में कुल 23 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों के संबंध में व्यापक वर्णन किया। मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, जबकि निर्देशक तत्व देश के शासन के मूलभूत तत्व हैं। इनमें संविधान तथा सामाजिक न्याय के वास्तविक दर्शन है। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों में परस्पर संबंध है, यह एक दूसरे के पूरक है, फिर भी इनमें प्रमुख अंतर है जो इस प्रकार है। पहला, मूल अधिकार न्यायालय में
प्रवर्तनीय है, अर्थात इनके उल्लंघन किए जाने की स्थितियों में न्यायालय में रीट दाखिला किया जा सकता है। इसके विपरीत निदेशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। इसमें उल्लंघन के विरुद्ध न कोई रीट और न ही कोई वाद दाखिल किया जा सकता है। मूल अधिकार नकारात्मक है क्योंकि इनके द्वारा राज्यों के कुछ कार्य को प्रतिबंधित किया जाता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है क्योंकि ये राज्य के निश्चित कार्यों को करने का निर्देश देते हैं। तीसरा है मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों द्वारा कल्याणकारी राज्य और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास किया गया था। चौथा है मूल अधिकार कानूनी महत्व के हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक सिद्धांत है। मूल अधिकार अत्यांतिक कर नहीं है क्योंकि इन पर विशेष परिस्थितियों पर निर्बंध लगाए जा सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व आत्यंतिक है, अर्थात इन पर किसी भी स्थिति में निर्बंध नहीं लगाया जा सकता है। छठा है अनुच्छेद 20 तथा 21 में दिए गए मूल अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अधिकारों को आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। 10वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन क्यों किया गया, इसके कार्य एवं अधिकार का वर्णन करें। तो संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का जब तक समाज के गरीब, पिछड़े और अशिक्षित लोगों द्वारा समान स्वतंत्र उपभोग न किया जाए, संविधान का मूल उद्देश्य ही अपूर्ण है। इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2000 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार के हनन रोकने तथा उन्हें व्यवहारिक रूप से लागू करवाने के लिए पर्याप्त कदम उठाता है। इस प्रकार मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के हनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए सरकार द्वारा की जाती है। इसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा मानवाधिकारों के संबंध में व्यवहारिक ज्ञान और अनुभव रखने वाले 2 अन्य सदस्य होते हैं। आयोग को स्वयं किसी मुकदमे को सुनने का अधिकार नहीं है। यह सरकार या न्यायालय को अपनी जांच के आधार पर मुकदमा चलाने की सिफारिश कर सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य एवं अधिकार। तो इसके कार्य अधिकार निम्नलिखित है। मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर उसकी जांच पड़ताल करना तथा सरकार को अपनी रिपोर्ट देना। दूसरा, मानवाधिकारों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों की जांच पड़ताल करना। तीसरा, जेलों या सुधार गृहों में बंद व्यक्तियों की स्थिति का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट संबंधित सरकार को देना। चौथा, मानवाधिकार के क्षेत्र में हो रहे शोध कार्यों को प्रोत्साहित करना तथा विस्तारित करना। पांचवा, मानवाधिकार से संबंधित सुरक्षा प्रावधानों की जांच पड़ताल कर अपनी रिपोर्ट सरकार को देना। छठा, न्यायालय की कोई ऐसी कार्यवाही जिसमें मानवाधिकार के उल्लंघन का मामला विचाराधीन है, न्यायालय की स्वीकृति से जांच पड़ताल कर अपना पक्ष रखना। सातवां, मानवाधिकारों को लागू करने में आ रही बाधाओं का अध्ययन करना और सुविधाओं सहित अपनी रिपोर्ट सरकार को देना। आठवां, अंतर्राष्ट्रीय स्तर या मानवाधिकार के क्षेत्र में हो रहे समझौतों का अध्ययन कर उन्हें देश में लागू करवाने का प्रयास करना। 11 नंबर क्वेश्चन है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन कौन से हैं। तो पहला है न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान। न्यायाधीशों की नियुक्ति के अधिकार राष्ट्रपति को दिए गए हैं। इस संबंध में राष्ट्रपति जरूरत पड़ने पर मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से परामर्श ले सकता है। दूसरा है सेवानिवृत्ति के पश्चात वकालत करने पर प्रतिबंध। भारतीय संविधान सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायाधीश को भारत के किसी भी क्षेत्र में वकालत करने की अनुमति नहीं देता है। तीसरा है कार्यपालिका के संबंध में प्रावधान। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उसके कार्यपालिका के नियमन हेतु नियम बनाने का अधिकार भी स्वयं न्यायपालिका का है, लेकिन शर्त यह है कि नियम संसद द्वारा निर्मित विधि के अंतर्गत होना चाहिए तथा इस पर राष्ट्रपति का अनुमोदन भी आवश्यक है। चौथा है पद की सुरक्षा के संबंध में प्रावधान। न्यायाधीशों के पद सुनिश्चित किए गए हैं कि इन्हें कोई भी पद से हटा नहीं सकता। यदि कदाचार और अयोग्यता के आधार पर हटाया भी जा सकता है तो उससे पूर्व उस आशय का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। इस प्रकार उनको पद से हटाने की प्रक्रिया को बहुत जटिल बनाया गया है। पांचवा है पर्याप्त वेतन एवं भत्ता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उसके लिए न्यायाधीशों को आर्थिक रूप से काफ़ी सुदृढ़ बनाएगा। उन्हें पर्याप्त वेतन एवं मुफ्त आवास उपलब्ध कराया जाता है। जब वे सेवानिवृत्त हो जाते तो उन्हें काफ़ी पेंशन भी दिया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है किन परिस्थितियों में हमारे मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है। इन पर राष्ट्र की एकता, अखंडता, शांति एवं सुरक्षा तथा अन्य राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
संविधान द्वारा अग्रलिखित परिस्थितियों में नागरिकों के मौलिक मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जाने की व्यवस्था की गई है। पहला, आपातकालीन स्थिति में नागरिकों के मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। दूसरा, संविधान में संशोधन करके नागरिकों के मूल अधिकार कम या समाप्त किए जा सकते हैं। तीसरा, सेना में अनुशासन बनाए रखने की दृष्टि से भी इसे सीमित या नियंत्रित किया जा सकता है। चौथा, इन क्षेत्रों में मार्शल लॉ माने सैनिक कानून लागू होता है, वहाँ भी मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं। पांचवा, नागरिकों द्वारा मूल अधिकारों का दुरुपयोग करने पर सरकार इन्हें निलंबित कर सकती है। 13 नंबर क्वेश्चन है, क्या भारतीय संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? तो आंसर है, भारतीय संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मौलिक अधिकारों में धारा 368 में दी गई संशोधन विधि द्वारा संशोधन किया जा सकता है। इसके लिए कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत व संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत का होना आवश्यक है। 1952 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि अनुच्छेद 378 संसद को संविधान में बिना किसी छूट संशोधन करने का अधिकार प्रदान करता है, परंतु 1967 में गोलकनाथ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर फैसला दिया कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने और सीमित करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। 42वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से निकाल दिया गया। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है? तो पहला है, यह लोकतंत्र के आधार तत्व हैं। व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकास तथा प्रगति के लिए मौलिक अधिकार अनिवार्य हैं। इन अधिकारों के बिना सच्चे प्रजातंत्र के सिद्धांत लागू नहीं होते तथा व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा का अस्तित्व प्रभावी नहीं होता। दूसरा है, मौलिक अधिकार व्यक्ति की राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। इससे व्यक्ति की आकांक्षाओं और राजनीतिक उद्देश्यों के मध्य समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित होता है। तीसरा है, मौलिक अधिकार व्यक्ति एवं समुदाय विशेष को शोषण से सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि राजनीतिक चेतना को जागृत करने में यह अधिक सहायक होते हैं। चौथा, मौलिक अधिकार नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं। पाँचवा, ये सरकार की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाते हैं। छठा, ये कानून का शासन स्थापित करते हैं। सातवां, ये सामाजिक समानता स्थापित करते हैं। ये धर्मनिरपेक्ष राज के आधार हैं। ये कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये अधिकार अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा करते हैं। ये अधिकार लोकतंत्र के आधारशिला हैं। 15 है, भारत के उपराष्ट्रपति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, उसे किस प्रकार अपदस्थ किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति के पद का भी व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान निर्माताओं ने उपराष्ट्रपति के पद की विशेषता अमेरिका के संविधान से ली है। राष्ट्रपति का स्थान किसी भी समय किसी भी कारण से रिक्त हो जाने पर उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभाल लेता है। योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से ऊपर हो, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो। यदि इनमें से किसी का सदस्य हो तो उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के पश्चात त्यागपत्र दे। उपराष्ट्रपति का चुनाव, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य एवं संयुक्त अधिवेशन में करते हैं। उच्च निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानमंडलों के सदस्य भाग नहीं लेते। संसद के दोनों सदनों में बहुमत द्वारा उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। 16 है, उपराष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन करें। तो राज्यसभा का सभापति, पहला, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, इस नाते वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। दूसरा, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार संभालना। संविधान में यह व्यवस्था है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा और ऐसा करते हुए वह उन सभी शक्तियों, वेतन, भत्ते और सुविधाएं व विशेषाधिकार के प्रयोग करने का अधिकारी होगा जो राष्ट्रपति को मिलते हैं। यदि उपराष्ट्रपति उस समय राष्ट्रपति के पद पर कार्य करे जबकि वह पद राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसके चुनाव को अवैध घोषित किए जाने के कारण रिक्त हो, तो उपराष्ट्रपति अधिक से अधिक 6 महीने तक उस पद पर रह सकता है और इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना आवश्यक है। यदि वह उस दशा में जबकि राष्ट्रपति बीमार या देश से बाहर जाने के कारण अपना कार्य न कर सकता हो, राष्ट्रपति पद कार्य करे, तो वह समय तक इस पद पर रह सकता है जब तक कि राष्ट्रपति अपना कार्य करने के योग्य नहीं हो जाता। 17 है, संसद में धन विधेयक कैसे पारित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया, पहला,
संविधान में अनुच्छेद 110 संसद द्वारा धन विधेयक को पारित करने के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया निहित है तथा इसे पारित करने के लिए अनुच्छेद 109 के तहत विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में पारित होने के उपरांत उसे राज्यसभा के विचारार्थ भेजा जाता है। 14 दिनों के अंदर उसे स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा इसे राज्यसभा द्वारा पारित माना जाता है। लोकसभा के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह राज्यसभा की सिफारिशों को माने। यदि लोकसभा किसी प्रकार की सिफारिश को मान लेती है तो फिर इस विधेयक को सदनों द्वारा संयुक्त रूप से पारित माना जाता है। यदि लोकसभा कोई सिफारिश नहीं मानती तो इसे मूल रूप से दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। अब है धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के पास शक्तियाँ। तो राज्यसभा के पास इसके संबंध में प्रतिबंधित शक्तियाँ हैं। यह धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती। राज्यसभा केवल सिफारिश कर सकती है। धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, तो इसमें है इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो या तो वह इस पर अपनी सहमति देता है या फिर इसे रोक कर रख सकता है। राष्ट्रपति इसे किसी भी दशा में सदन को पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता है। 18 है लोकसभा के अध्यक्ष मतलब स्पीकर के कार्यों का उल्लेख करें। तो लोकसभा के अध्यक्ष को निम्नलिखित कार्य एवं अधिकार प्राप्त है। पहला, सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उसे नियमित या नियम के विरुद्ध घोषित करना। किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किए जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवाने का अधिकार प्राप्त है। संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देता है और भाषणों का क्रम व समय निर्धारित करना है। विभिन्न विधेयक व प्रस्ताव व मतदान करवाना एवं परिणाम घोषित करना तथा मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का भी अधिकार है। संसद और राष्ट्रपति के बाद होने वाला पत्र व्यवहार करना तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय करना भी लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है। और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के मुख्य कार्य क्या है? उन विधियों का परीक्षण कीजिए जिनके द्वारा संसद कार्यकारिणी को नियंत्रित करते। तो भारतीय संसद के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। पहला है कार्यपालिका का नियंत्रण, तो इसको आप लोग देख सकते हैं बच्चों। दूसरा है कानून बनाना। तीसरा है वित्त का नियंत्रण। चौथा है विमर्श शुरू करना। पांचवा है संवैधानिक कार्य। छठा है निर्वाचन संबंधी कार्य। सातवां है न्यायिक कार्य। तो बच्चों इसको धीरे धीरे करके आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिए, सारा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय।